हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए हिंदी सेमेस्टर 2 के जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हों उनके लिए मैं कंप्लीट हिंदी सिलेबस एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत किया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे भी उद्देश्य बैच में आप लोगों के समक्ष सब कुछ बहुत डिटेल में दिया गया है। जिन बच्चों को बहुत डिटेल में सब कुछ चाहिए वहाँ उद्देश्य बैच से और बाकी जो मैं अभी तक यूट्यूब में छोड़ चुका हूँ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि रिवाइज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर आप डेली रिवीजन चाहते हो पूरे सिलेबस को अपने माइंड में एक बार, तो उस रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस पेश किया हूँ, जहाँ पर कम समय में आप लोगों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी सेमेस्टर 2 को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि एक बार में एक स्लॉट में सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। पूरे एग्ज़ामिनेशन में पूरे एग्ज़ाम को कवर करने वाला कोई ऐसा वीडियो आज तक नहीं हुआ है। जहाँ तक मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, न भूतो न भविष्यति, यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बहुत बच्चों की कुछ डिमांड थी, उसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। ध्यान दें, गद्य संकलन की बात कर रहा हूँ। गद्य संकलन में 4 चैप्टर हैं। एक चैप्टर को मैंने बहुत ब्रीफ में आप लोगों को व्याख्या करने का प्रयास किया। आउटसाइडर कहानी मालती जोशी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये एक सामाजिक परिवेश पर आधारित एक ऐसी कहानी है जिसमें पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बेटी नीलम सारी जिम्मेदारी को निभाती है। ध्यान दें, इसमें पात्रों का परिचय आप लोग ध्यान रखें। पात्र परिचय में नीलम इस कहानी की मुख्य पात्र है, नायिका भी है। और सुदीप का नाम यानी पुकार का नाम दीपू है और यह नीलम का भाई है। और सुदीप की पत्नी का नाम सुषमा है, ध्यान देंगे। और सुजीत को घर के पुकार के नाम में जीतू लोग बुलाते हैं और यह भी नीलम का दूसरा भाई है। अलका यानी सुजीत की पत्नी है। इस तरह से पूनम, ध्यान दें, पूनम जो है वह, इसके पुकार का नाम पम्मी है, यह नीलम की छोटी बहन है और इसकी शादी हो चुकी है। इसके पति नरेश, जो कि बहुत ही संभ्रांत परिवार में इनकी शादी हुई है। और अगला महत्वपूर्ण पात्र जो सुमित है, यह नीलम का भाई है, ध्यान दें। और सुमित की पत्नी नेहा है। दोनों ही डॉक्टर हैं, ध्यान देने की बात है। अभी नई नई शादी हुई है, तो संपूर्ण कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। और एक छोटी भी पात्रा है जो बड़ी छोटी सी बच्ची है, प्रिया है। उसका उल्लेख ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं किया हूँ क्योंकि छोटी सी बच्ची है। तो ध्यान दें, आउटसाइडर का सारांश ध्यान सुनेंगे आप लोग। सबसे छोटे भाई की विवाह में पूरा परिवार एकत्र होता है। विवाह के बाद सब नीलम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन नीलम हंसकर टाल देती है। नीलम अब परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताना चाहती है, इसलिए वह कॉलेज में प्रमोशन के साथ मिले ट्रांसफ़र के लिए जो पत्र आया है उसको शुरुआती दौर में वह स्वीकार नहीं करने वाली थी, क्योंकि जानती है कि हमारे भाई हमको यानी दूर दराज सर्विस नहीं करने देते हैं। लेकिन प्रिंसिपल के आग्रह पर उस पत्र को, उस प्रमोशन को अपने पास रखती है। बाद में उस पर पुनर्विचार करेगी। लेकिन जब रास्ते में मार्केटिंग करके घर वापस आती है और अपनी दोनों भाभियों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसको सुनती है, तो अचानक वह अपना निर्णय बदल लेती है। क्योंकि उसमें से एक भाभी कहती है, अरे तुम लोग तो
फुर्र हो जाओगे, बाहर चले जाओगे, लेकिन उसकी बॉसिंग, उसकी दादागिरी तो मुझे झेलनी है। इसलिए इन सब सारी बातों को वह सुन लेती है और नीलम के हृदय में धक्का सा लगता है, लेकिन फिर भी संभालती है और लाई हुई मिठाई को और मार्केटिंग को प्रमोशन के नाम पर बदल करके घर में अपने विचारों को पेश करती है। यानी कुल मिलाकर के वह आउटसाइडर यानी जो प्रमोशन का पद है उसको स्वीकार कर लेती है। इस तरह से कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ। मतलब ध्यान दें, आउटसाइडर में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, उद्देश्य, क्योंकि हर चैप्टर बिना उद्देश्य के बिना अधूरा होता है। तो मैं सोचा कि उद्देश्य भी आप लोगों को बता ही दूँ फिर। तो इसमें क्या प्रमुख उद्देश्य है? मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर आधुनिक समाज के स्वार्थी और खोखलेपन को यानी आजकल के खोखले रिश्ते को उजागर करती है। इस कहानी में नारी शक्ति को सतर्क करना मुख्य उद्देश्य है। पुरुष प्रधान समाज में नारी का स्थान आज भी दोयम दर्जे का ही है। इस कहानी की नायिका नीलम ऐसे ही समर्पण का शिकार है। उसके परिवार उसके त्याग और प्रेम को एक बौद्ध एकता बंधन समझते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि इस कहानी में ये दिखाने का प्रयास है कि आजकल के जो हमारी नई पीढ़ी है, यानी जब वह ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं तो शायद अपने मूल उत्तरदायित्व से किस प्रकार से विमुख हो जाते हैं, इसको बताने का प्रयास किया गया है। और किस प्रकार से कहानी की मुख्य नायिका नीलम जो है वह घरेलू परिस्थितियों के कारण अपने सारी कल्पनाओं को, सारे मंसूबे को यानी तिलांजलि दे देती है, लेकिन अंत में जब घर की स्थिति को समझती है तो प्रमोशन के पद को स्वीकार कर आउटसाइडर हो जाने में ही अपनी भलाई समझती है। ध्यान दें, क्या निराश हुआ जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है बच्चों। और इसको लिखने वाले भी साधारण हस्ती नहीं हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे ध्यान देने की बात है। तो अब आप ऐसे महान लेखक की जो यह निबंध है, यानी कुछ बच्चे कहानी मानते हैं तो वैसे कहानी कहना उचित नहीं है, इसको निबंध कहना ज़्यादा उचित है। तो इसका पहले परिचय बता दूं मैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बताने का प्रयास किया कि मानवीय मूल्य आजकल कहीं नष्ट होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, गंदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारांश ध्यान दें, इस पर सारांश की मैं बात कर रहा हूँ। लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि वर्तमान समय में चारों ओर अराजकता का माहौल है। समाचार पत्रों में है इसी तरह की घटनाओं का जिक्र रहता है। भारतीय हमेशा संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। भारत में धर्म को कानून से ऊपर बताया है। लेखक ने रेलवे स्टेशन व बस कंडक्टर की घटना के द्वारा ये बताया है कि अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये घटनाएं हमें आशा का संचार करती हैं कि सत्य का कभी पराभव नहीं होता। भारत अवश्य अपनी महानता पुनः प्राप्त करेगा। यानी एक बात यहाँ स्पष्ट है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और एक बात और भी समझ लें, हमें दूसरों को बदलने की बजाय पहले अपने को अच्छा बनाएं, अपने पॉजिटिव बन लें। और जितने उत्सुकता के साथ हम लोग गलत चीज़ों में मजा लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छी चीज़ों को हम प्रचार करें, पॉजिटिव चीज़ें की। जैसे आज भी हमारे देश की परिस्थिति इसी प्रकार की है। हम लोग निगेटिव चीज़ें देखते हैं, देश में क्या निगेटिव हो रहा है उसकी बातों को प्रचार करते हैं, जबकि एक नागरिक होने के नाते ऐसा कर्तव्य कदाचित नहीं होना चाहिए। हमें हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक विचारों को चारों तरफ प्रचार करें, प्रसार करें। तभी यह सोचने का प्रयास करें कि हमने इस समाज को क्या दिया, हमने इस देश को क्या दिया, तब शायद देश महान हो सकता है। जब तक हमारे देश के नागरिक यह सोचते रहेंगे कि देश ने हमको क्या दिया, तब तक शायद आदर्श राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती है। ध्यान दें। इस प्रकार से अब हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। निबंध के प्रारंभ में ही लेखक ने देश के वर्तमान स्थिति की विवेचना की है।
लेखक ये बताना चाहते हैं कि आज देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है कि जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। इस प्रकार की लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि हम दोषों को दूर करने की दृष्टि से देश को देखते हैं तो हमें तमाम दोष दिखाई देते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने आजकल के स्वाभाविक प्रवृत्ति को दोषों का उद्घाटन से हटाकर अंतर्निहित सकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाने की बात की है। यानी आज भी एक बात मान लें, अच्छे लोग थोड़े परेशान रहते हैं, बुरे लोग तेजी से समाज में विकास कर रहे हैं, तो हमें अपनी अच्छाई का परित्याग करके ध्यान दें, अच्छाई कभी परित्याग नहीं करनी चाहिए और बुराई का प्रचार प्रसार भी न करें। याद से नहीं, प्राचीन काल से मध्ययुग के समय में भी ऐसी ही बातें रही हैं कि जो लोग अच्छे थे वह परेशान रहे हैं और जो दुर्जन होते हैं वे जल्दी परेशान नहीं होते हैं, वो परेशान करते हैं लोगों को। तो इस तरह से इसमें हमें विश्वास की बिल्कुल यानी सकारात्मक पहलू में विश्वास करें, ध्यान दें। रवीन्द्रनाथ टैगोर की वो पंक्ति को बराबर याद रखें और यही मूल उद्देश्य भी है। ध्यान दें कि उन्होंने लिखा है ना कि मुझे कितने भी बड़े संकटों का सामना करना पड़े, दोषों का सामना करना पड़े, लेकिन यानी समाज हमें दुख दे, कष्ट दे, धोखा दे, लेकिन हम ईश्वर की सत्ता पर कभी भी अविश्वास न करें। मुझे ऐसी शक्ति दो प्रभु कि जो कि मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं और ईश्वर की साधना पर, ईश्वर की शक्ति में कभी भी हम यानी ये मान कर चलें कि हमें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर एक जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात लिखी कि जो भी, जैसे कि अब बता दूं, मैं टैगोर जी पहले बात कर रहा था ना, संसारिते लविले क्षति पाई ले सुध वंचना तुमा के जे न करी संशय। मतलब ये बंगला का कोटेशन है, यानी हे प्रभु कितना भी धोखा पाऊं, कितना भी कष्ट पाऊं, लेकिन ईश्वर की सत्ता पर कभी मुझे यानी अविश्वास न पैदा हो। ऐसी शक्ति दो प्रभु कि मैं आगे बढ़ता रहूं। और उन्होंने एक और अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर बातें, और दोनों साहित्यकार महान हैं। यानी तुलसीदास जी की बात भी रखी, सीदति साधु साधुता शोभती खल बिलसत द्रुतिमति भई। साधु तो अपनी साधुता को भी बचाने में परेशान रहता है, अपनी इज्जत को बचाने में परेशान रहता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति निरंतर विकास करता है। तो इसका मतलब नहीं कि हम दुष्ट बन जाएं, हमें अपनी अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना है। अगला दिन आपका अवश्य होगा। ध्यान दें। अब मैं अगली कहानी भक्तिन में प्रवेश कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृति है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ध्यान दें। पाठ परिचय में लेखिका द्वारा अपनी सेविका भक्तिन के जीवन चरित्र व स्वभाव का यानी उसके चरित्र का सविस्तार से वर्णन उन्होंने किया है। अब ध्यान दें सारांश। बचपन में माता पिता के देहांत के बाद विमाता ने 9 वर्ष की आयु में विवाह कर ससुराल भेज दिया। एक कर 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण भक्तिन को, यानी भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी को ससुराल में यानी जेठानियों द्वारा, सास द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ध्यान दो। भक्ति की मृत्यु, पति की जो उसकी मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के बाद भक्तिन की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की गई। सफल न होने पर षड्यंत्र रचा गया वहाँ पर, यहाँ तक कि उसके जेठ ने अपने साले को बुला लिया और सब कुछ गड़बड़ हुआ कि पंचायत भी बैठी। पंचायत ने उसकी बेटी को और उसके जो साला था पति पत्नी के रूप में
मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वहीं पर लक्ष्मी अर्थात भक्तिन टूट जाती है और वह महादेवी वर्मा के पास आती है। महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में, सेविका भी कह लें, एक आदर्श अभिभावक की भांति, एक माँ की भांति, यानी वह महादेवी वर्मा का ख्याल रखती हैं और महादेवी वर्मा अपने हृदय पटल पर से उस भक्तिन को निकाल नहीं पाती हैं। और इसी भक्तिन का जो आज इस कहानी में भक्तिन नाम हम प्राप्त किए हैं, इसका वास्तविक नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी को भक्तिन बनाने वाली महादेवी वर्मा है। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हो जाती है। ध्यान दें। अब हम भक्तिन के उद्देश्य को 2 पंक्तियों में याद कर लें। इस कहानी के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं व स्त्री पुरुष के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को पाठकों यानी इस पाठ में दिखाया गया है। स्त्रियों की मुक्ति विकास के लिए दृढ़ता से आवाज़ उठाई है और सामाजिक रूढ़ियों की निंदा भी की है। तत्कालीन समाज में व्याप्त स्त्रियों के भेदभाव को व्यक्त करना यानी उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है और साथ ही साथ ये बताने का भी मालिक के बीच और नौकर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। ध्यान दें, सेवक और स्वामी का संबंध बहुत दृढ़ता के साथ महादेवी वर्मा ने भी आदर्श स्वरूप में खुद स्वीकार किया है और समाज के सामने भी पेश किया है कि ऐसा ही संबंध हमारे समाज में, यानी कोई भी संबंध मानवीय संबंध के रूप में देखने का प्रयास करें, तभी आदर्श समाज का गठन संभव हो सकेगा। ध्यान दें। अब मैं नेक्स्ट जो इस गद्य संकलन का महत्वपूर्ण अध्याय है, संस्कृत क्या है। ध्यान दें। यह निबंध जो है, यह निबंध राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो इसे हम पढ़ें और पढ़े ही नहीं बच्चों, जीवन में उतार लें तो शायद जीवन सुधर जाएगा। यानी कहानियाँ, कविताएं इसलिए होती हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाली होती हैं। इस तरीके से इस कहानी को पढ़ें और कुछ ग्रहण करने का भी प्रयास करें। ध्यान दें। संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं व लक्षणों के बारे में उन्होंने बतलाया है दिनकर जी ने, और सभ्यता व संस्कृति में क्या संबंध है और क्या अंतर है, उस अंतर की विधिवत व्याख्या इस निबंध में देखने को मिलता है। ध्यान दें। अब सारांश की बात मैं कर रहा हूँ। लेखक यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि सभ्यता व संस्कृति शब्दों का प्रयोग अवसर होता है, यानी अक्सर हम लोग यह प्रयोग करते हैं लेकिन इनके अर्थ स्पष्ट समझ नहीं आते। वास्तव में संस्कृति व्यक्ति विशेष के योग्यता, प्रवृत्ति और उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो शक्ति है, आंतरिक जो गुण है, बुद्धि के आधार पर नए तथ्यों की खोज करने वाला व्यक्ति संस्कृति होता है। यानी कुल मिलाकर के जान लें कि जो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो गुण के रूप में विराजमान है वह संस्कृति है। जो आपके अंदर गुण के रूप में विराजमान संस्कृति है और जो आपके पास साधन के रूप में विराजमान है वह सभ्यता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लेखक ने दिखाने का प्रयास किया कि जैसे आप कैसे चलते हो, खाते पीते हो, ये आपकी संस्कृति है, कैसे बात करते हो, लेकिन किस अस्तर कपड़ा पहनते हो, कौन सी गाड़ी लेते हो, कैसी बिल्डिंग में रहते हो, तो जो बिल्डिंग बनाए आप वह आपकी सभ्यता है, लेकिन किस प्रकार की, किस क्वालिटी की, कौन सी नक्काशी उसमें डाले हो, ये आपकी संस्कृति है। ध्यान दो बच्चों। अब मैं सीधा उद्देश्य पर आ रहा हूँ। उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट कर पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। संस्कृति ऐसी चीज़ है जो लक्षणों से हम जान सकते हैं लेकिन उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अचानक धनी बनकर तब तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अचानक बनने के बाद में उसके जो गुण हैं वह अचानक नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उसकी संस्कृति और गुण में परिवर्तन होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कृत की समझ और उसके प्रभाव को पाठकों के समक्ष बड़े ही प्रभावशाली ढंग से लेखक ने रखने का प्रयास किया है। इस तरीके से इसका उद्देश्य मैंने शॉर्टकट में पेश किया हूँ। अब मैं ध्यान दीजिए,
अगला जो अध्याय है, यानी अब आप लोगों के समक्ष काव्य मंजरी गद्य संकलन के अध्यायों को मैंने समाप्त किया। अब दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि बहुत से बच्चे सोचते होंगे सर कविता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अब मैं कविता के यानी एक नंबर नदी के द्वीप, जो कि 5वीं नंबर कविता है आईएससी की, ध्यान दें। यह कविता प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ जी ने इसको लिखा है, ध्यान दें। कविता का परिचय जान लो। यह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें व्यक्ति, समाज और परंपरा के संबंधों को सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से देखा गया है। ध्यान दें, इसकी शॉर्टकट व्याख्या यानी मैं बता दे रहा हूँ। कवि अज्ञे जी लिखते हैं कि हमारी स्थिति नदी के द्वीप की तरह ही है। जिस तरह नदी द्वीप का निर्माण कर उसे आकार प्रदान करती है, नदी से अलग उसका अस्तित्व नहीं है। नदी द्वीप की माँ व भूखंड उसका पिता है। उसी प्रकार परंपरा ही व्यक्ति व समाज को मिलाती है। व्यक्ति समाज का एक भाग है और परंपरा उसे आकार प्रदान कर उसे विशिष्टता प्रदान करती है। परंपराओं से अलग होने या विपरीत चलने का मनुष्य का अस्तित्व ही समाज, यानी अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो मनुष्य को अपने अस्तित्व के साथ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से यह जो कविता है, कविता को शॉर्टकट रूप में मैं पेश किया हूँ। अगर व्याख्या विधिवत रूप से चाहिए तो उद्देश्य बैच या उसके पहले जो मैं वीडियो छोड़ा हूँ उसमें जाकर एक बार जरूर रिवाइज कर लो। ध्यान दो। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना है। यह कविता महादेवी वर्मा की रचना है। अभी मैंने भक्तिन कहानी में महादेवी वर्मा का जो महत्वपूर्ण कहानी है उसकी चर्चा किया था। अब जाग तुझको दूर जाना कविता महादेवी वर्मा यानी छायावादी कविता, महत्वपूर्ण रूप से छायावादी कविता है। इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ अविरल होकर आगे बढ़ते रहो। चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो जीवन में लक्ष्य का मार्ग हो, आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। यानी कोई परवाह किए बगैर आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। अवश्य ही, चाहे वो ईश्वर की प्राप्ति की बात हो या जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की बात है, अवश्य प्राप्त कर लोगे। सारांश। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे आत्मा, हे मन, हे पथिक, तुझे बहुत दूर तक जाना है। सारी बाधाओं को पार करके, चाहे प्राकृतिक बाधा हो, चाहे सामाजिक बाधा हो, चाहे सांसारिक बंधन हो, उन्हें सबको दूर करते हुए हे अमरता के पुत्र, हे ईश्वर के अंश, यानी तुम्हें दूर तक पहुंचना है, जहां तक सोचो कोई और नहीं पहुंच पाया है, तभी जाकर के जीवन की सार्थकता है। इस कहानी का अंतिम स्वरूप यही है। यानी हर जो व्यक्ति है, जीवात्मा जो है वह अंश है और परमात्मा जो है वह पूर्ण रूप से, यानी उसमें सारी आत्मा रूपी अंश कहीं न कहीं केंद्रित हो जाती है। इसलिए हमें ये बताने का प्रयास किया कि बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता है। इसमें अगर जो बच्चे उद्देश्य चाहते हैं तो उद्देश्य भी यही है जो व्याख्या को मैं बताया उसी शॉर्टकट रूप में। ध्यान दें, उद्देश्य यानी महादेवी वर्मा ने हर व्यक्तियों को, भारत के हर नागरिकों को यह समझाने का प्रयास किया कि अपने जीवन में लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। दुनिया कोई शक्ति, कोई बाधाएं आपको रोक न सकें। आप अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ें और निश्चित ही आपके लिए वह लक्ष्य इंतजार कर रहा है। वो आपका जो गंतव्य है वो इंतजार कर रहा है। अगर आपका आत्मविश्वास, आत्मबल, आप उसको पॉजिटिव बनाए हो, सकारात्मक बनाए हो, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ऐसे मुकाम तक पहुंचो जहां पर अभी तक और कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ ऐसा करके जाओ, क्योंकि मनुष्य रूपी शरीर बार बार मिलने वाली नहीं है। आए हो तो कुछ सार्थक बना करके जाओ। इस तरीके से हर मनुष्य एक पथिक है और पथिक वही सफल होता है जो अपने गंतव्य तक बिना रुके, बिना थके, वो रात हो चाहे दिन हो, वह लगातार चलता रहे और उसको प्राप्त कर ले, तभी जीवन की सार्थकता है। यही इस कविता का मूल मंत्र भी है। चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे जीवन में लक्ष्य का मार्ग हो, आप बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहें। ध्यान दो। आगे अब मैं दूसरी कविता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, उद्यमी नर। उद्यमी नर कविता
यह भी राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की महत्वपूर्ण कृति है, महत्वपूर्ण रचना है। इस कविता में मनुष्य को यानी अपने परिश्रम, अपने कर्म पर विश्वास करने की बात को जोर दिया है। अब व्याख्या पर मैं आ रहा हूँ, ध्यान दें। कवि इसमें बताते हैं कि प्रकृति के मुख्य तत्वों को यानी मुख्य तत्वों का जो भंडार पृथ्वी के अंदर जो छिपे हुए हैं, परमात्मा ने जो छिपा कर रखा है, उसको कर्मवादी लोग, कर्म में विश्वास करने वाले लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। भाग्यवादी केवल ये शोषण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यानी भाग्यवाद को उन्होंने नकारने का कवि ने प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया कि हे मानव, कभी भाग्यवाद के बल पर तुम जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, आईएससी में अगर सफल होना है, तो कर्म करें, दिन रात परिश्रम करें, आपका लक्ष्य निरंतर कदम चूमेगा। लेकिन केवल भाग्यवाद के हमारे भाग्य में यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, आईएससी में हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रात दिन निरंतर प्रयास और प्रयत्न और परिश्रम करने से सफलता कदम चूमती है। इसी बात को उद्यमी नर कविता में भी बताने का प्रयास है। यानी एक बात और बताने का प्रयास किया गया, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेश कुदाचन माँ कर्म फलहित धूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। यानी जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि ध्यान दें, जैसे उन्होंने उपदेश दिया कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही हमारे बस में है, फल तो हम चिंता किए बगैर हमें निरंतर कर्म करें तो हमारी सफलता निश्चित है। और एक बात, भाग्यवाद को कवि दिनकर जी ने पाप का आवरण माना है। कहते हैं कि जिनके भुजाओं में शक्ति है, ऐसे लोग अपने भुजाओं के बल के आधार पर अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और समाज में तमाम फल, तमाम लक्ष्य, सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जो लोग परिश्रमी हैं, उद्यमी हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग भाग्यहीन हैं, कायर हैं, नालायक हैं, ऐसे लोग कुछ भी शायद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल वह ऊपर वाले को दोष ठहराते हैं कि मेरे भाग्य में उन्होंने ऐसा उल्टा सीधा लिख दिया है। तो ऐसा कृपया न करें, आप कर्म पर विश्वास करें। ध्यान दो, नेक्स्ट कविता बादल को घिरते देखा है। ध्यान दें, बादल को घिरते देखा है। तो वैसे इस कविता का बहुत ही पुराना रिश्ता है मेरा। मैंने बहुत पहले वीडियो बादल को घिरते देखा है इस पर लिखा हूँ, यानी इस पर बहुत कुछ मैंने बोल चुका हूँ। अगर आपको विस्तार से चाहिए तो यह वीडियो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और बादल को घिरते देखा है बड़ी आनंददायक प्राकृतिक कविता है और नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध कविता, जो कि आपके आईएससी बोर्ड, अदर बोर्ड्स में भी ये कविता पढ़ाई जाती है। ध्यान दें, सारांश यह है कि कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बादलों के छाने से यानी प्रकृति में उल्लास भर जाता है। मान सरोवर में कमल के जो पुष्प हैं उस पर वो उसकी जो बूंदें हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं जैसे कि मोती चारों तरफ बिखरा हुआ हो। हिमालय पर बहुत सारी झीलें हैं और उन झीलों में तमाम जो हैं वह हंस तैरते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और मानसरोवर झील के किनारे तमाम यानी पक्षी, बड़े मशहूर पक्षी, लोकप्रिय पक्षी चकवा और चकवी अपने प्रणय क्रीड़ा यानी वहाँ के शैवालों के तट पर करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और कवि ने ऐसा भी वर्णन किया, कस्तूरी मृग जो है अपने नाभि में उठने वाली सुगंधशील पदार्थ कस्तूरी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ व्यस्त रहता है। ऐसा भी वर्णन किया कि कालिदास के मेघदूत को भी कवि ने हृदय से याद किया, लेकिन वह मेघदूत कहीं दिखलाई नहीं पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ किन्नर किन्नरियों का जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, उस सौंदर्यता का भी बड़ा मार्मिक चित्रण कवि ने किया। यानी किस तरह से वे पलथी मार करके यानी उस जो अमृत रस है, वह अमृत रस कह लें, चाहे वो अंगूर का रस कह लें, और कुछ लोग उसे सोम रस भी कह लेते थे, तो उसका पान करते हैं और एक दूसरे के अंगुली को पकड़ करके बंसी पर तिरते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है वह। इस तरह से कविता समाप्त होती है। कविता का उद्देश्य है कि
जो प्राकृतिक जो सौंदर्यता है हिमालय की, उसको उद्घाटित करना, और किस प्रकार से हिमालय जो है यानी विभिन्न प्रकार के वातावरण में, यानी वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपादान हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्यता हैं, एक एक करके कवि ने उसको लिखित किया है। अगर विशेष इसका यानी आपको और अधिक सविस्तार से वर्णन चाहिए तो निश्चित रूप से उद्देश्य बैच में सब कुछ आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। मैं तो बहुत शॉर्टकट में इस कविता को यहाँ मूल्यांकित करने का प्रयास किया हूँ। अब नेक्स्ट ध्यान दें, सारा आकाश पुस्तक जो है, उपन्यास जो है राजेंद्र यादव जी का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। बच्चे इस उपन्यास को पढ़ने के बाद में यानी बहुत कुछ सीखने को प्राप्त करते हैं। पहली बात तो राजेंद्र यादव के इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं उनका परिचय करा दूं। समर उपन्यास का नायक, प्रभा उपन्यास की नायिका, अम्मा जी समर की माँ, बाबूजी समर के पिता, भाभी जो इस उपन्यास में भाभी माने जेठानी जी हैं, प्रभा की जेठानी हैं, याद रखें। और इस उपन्यास की चाहे भाई खलनायिका भी आप कह सकते हैं, यानी उनका बड़ा गहरा रोल है इस उपन्यास में, ध्यान दें। नेक्स्ट धीरज समर का बड़ा भाई, और समर तो जान ही रहे हैं, समर इस उपन्यास का नायक है। और अमर जो है समर का छोटा भाई है, कुंवर समर का सबसे छोटा भाई, मुन्नी समर की बहन है, समर से छोटी है। और समर के एक यानी मुन्नी से जिसका शादी हुआ है उसके जीजाजी भी इस उपन्यास में थोड़ा अपना भूमिका दर्ज कराते हैं। दिवाकर, और ध्यान दें दिवाकर समर का खास मित्र है, लेकिन एक और मित्र यहाँ पर उनका खास है जिसका मैं यहाँ वर्णन नहीं किया हूँ, लेकिन उसको भी खास समझिएगा आप लोग। शिरीष उपन्यास का सहायक पात्र है, और वह भी खास एक दार्शनिक की तरह इस उपन्यास में पेश हुआ है, ध्यान दें। और चंदन समर के मामा जी हैं, तो मामा जी लोगों का हर परिवार में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर शादी विवाह कराने में। तो इस तरह से इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों का मैंने उल्लेख किया। अब याद रखें उपन्यास का परिचय। तो परिचय इस उपन्यास में, यह उपन्यास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात याद रखें, बहुत शॉर्टकट में मैंने परिचय कराया। पूरा उपन्यास 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूरे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को अगर गहराई से पढ़ें तो इस पर आप यहाँ पहुँचेंगे। सारा आकाश उपन्यास राजेंद्र यादव जी की महत्वपूर्ण रचना है, जो एक यथार्थवादी उपन्यास है। यह उपन्यास ध्यान दें आज़ाद भारत के युवा पीढ़ी की मनोदशा तथा मध्यम वर्गीय परिवार यानी संयुक्त परिवार की आर्थिक और सामाजिक जद्दोजहद को यानी मूल्यांकित करता है कि आजकल हमारे समाज में हमारे युवक और युवती यानी जो नई नई शादियां हो रही हैं, अगर थोड़ी सी गलती कर दें तो कैसे पूरा जीवन नरक बदल जाता है। लेकिन अगर उनके बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए तो नरक भरा जीवन स्वर्ग में भी बदल सकता है। तो ध्यान दें, इस प्रकार से ये उपन्यास बहुत कुछ सिखाने वाला उपन्यास है कि आप जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, नहीं तो तलाक तक शादियां पहुंच जा रही हैं। तो अगर सामंजस्य सीखना हो स्त्रियों को तो प्रभा के जीवन सीखें, और पुरुषों के जीवन में अगर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है समर के संघर्ष से सीखें। ध्यान दें। अब सारांश, प्रभा से बात कर तथा सच्चाई जान समर के मन में प्रभा के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। समर प्रभा की फटी साड़ी देख माँ व भाभी के लिए साड़ी मांगता है। शुरुआती दौर की भी बातें भी आप लोगों को याद ही होंगी। शुरुआती दौर में यानी सुहाग रात वाली दिन से कहानी का शुभारंभ होता है, लेकिन इस कहानी में दोनों के बीच थोड़ी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। उसकी भूल के कारण और उसमें नमक मिर्च लगाने वाली बातें यानी भाभी जी के द्वारा होता है, जैसा कि हर परिवार में होता है। देवरानी और जेठानी के बीच में बड़ी कूटनीतिक चालें चली जाती हैं। तमाम सीरियल, तमाम फिल्में केवल इसी पर बनी हैं कि परिवार के बीच में कैसे, खासकर नारी समाज के बीच में बड़ी कूटनीतिक चालें चली जाती हैं। तो उसका भी ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर
इस उपन्यास में यानी जेठानी के माध्यम से, भाभी के माध्यम से और प्रभा के माध्यम से हम देख सकते हैं। जेठानी साहिबा जो हैं यानी धीरज की जो पत्नी हैं, भाभी जी प्रभा के सामने तो एहसास नहीं होने देती हैं कि वह इस परिवार में सबसे बड़ी शत्रु वही हैं, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी, कब पाएँ कब काटे मूड़ी, मीठी मीठी बातों के माध्यम से प्रभा के जीवन में विष घोलने वाली अगर कोई महिला है तो वह भाभी हैं। इस प्रकार से पूर्वार्ध जो है पूरा का पूरा बड़ा कष्टदायक है। किसके लिए? प्रभा के लिए। लेकिन जैसे जैसे कहानी उत्तरार्ध में पहुंचती है, प्रभा का जीवन और समर के जीवन में सामंजस्य स्थापित होता है। और एक बात बता दें, इसमें दिवाकर की भी बहुत बड़ी रोल है। दिवाकर फिल्म दिखाने के लिए एक दिन समर को ले जाता है। परीक्षा जब समाप्त होती है तो फिल्मों में कुछ क्रियाकलापों को देखने के बाद समर के मन में, क्योंकि समर का हृदय भी पत्थर का नहीं है, आखिर में तो है तो मनुष्य का हृदय, तो वह भी पिघल जाता है। वह जो निर्दयता, जो कठोरता, जो प्रभा के प्रति जो किया था, अत्याचार जो किया था, वह भी आखिर में पिघल जाता है। और वह मानवता और परोपकार में आकर के, यानी जब वह अपने घर पर जाता है, प्रभा बेचारी बिलख रही थी, रो रही थी, ठंडक के मौसम में भी एक अकेली एक पतली साड़ी पहन करके छत पर रो रही थी। तब उसके दुखों को समझने का प्रयास करता है कौन? वही नालायक समर, जो कि निश्चित रूप से उसका साथ नहीं दिया, लेकिन आज साथ देने की भावना आई, उसको उठा करके कमरे में ले आता है। अब यहीं से दोनों की बातें प्रारंभ होती हैं और दोनों के जीवन में सुख का माहौल हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान देने की बात है। अब जो है ध्यान दो, प्रभा पूरा का पूरा अगर ध्यान दें, अब मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता दूं आप लोगों को। प्रभा से बात कर सच्चाई जान समर के मन में प्रभा के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। समर प्रभा की फटी साड़ी देख माँ व भाभी से प्रभा के लिए साड़ी मांगता है। तब उसे पता चलता है कि बिना नौकरी के होने के कारण घर वाले उन्हें पसंद नहीं करते हैं। दिवाकर की सिफारिश पर उसे प्रेस में प्रूफ रीडिंग की नौकरी मिल जाती है, तो घर वालों का व्यवहार भी उसके प्रति उदार हो जाता है। समर अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अगर यानी अमर के विवाह के लिए भी चर्चा होती है, और इसके बाद में तनख्वाह न मिलने पर, यानी उसका वहाँ पर नौकरी छूट जाती है किसी कारणवश। बाबूजी जब जान करके, यानी कुछ पारिवारिक जो समस्याएं हैं, और समर की एक दिन पिटाई हो जाती है, उसे घर से निकलने कहते हैं। मुन्नी की मृत्यु का समाचार जानकर समर तथा पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। वह ट्रेन में बैठ करके जो है प्रेस, ध्यान दें, वह ट्रेन में बैठ कर के बाहर जाता है, और वहाँ पर प्लेटफार्म पर उतरने पर उसका सिर चकरा जाता है और तमाम प्रकार के कल्पनाओं और सपनों में खो जाता है। और उसी समय ऐसा लगता है कि पूरा आकाश चक्कर काट रहा है, वह पूरा आकाश घूम रहा है। इस प्रकार से यहीं पर उपन्यास कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से उपन्यास का एंडिंग जो है वह पूरे पाश्चात्यवादी संस्कृति पर आधारित है कि पाठक के मन में एक बराबर यह भावना उत्पन्न रहती है, इसके बाद क्या हुआ समर का। लेकिन कुल मिलाकर के यह उपन्यास हमारे नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए बहुत कुछ देने वाला है। अब मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ उद्देश्य। मध्यवर्गीय परिवार के आर्थिक व सामाजिक जद्दोजहद व आज़ादी के बाद की युवा पीढ़ी के अंदर द्वंद्व को सफलतापूर्वक इस उपन्यास में उद्घाटित किया गया है। उपन्यासकार में समाज में यानी फैली हुई कुंठा और सास बहू के रोज़ के झगड़ों को यथार्थ रूप में उल्लिखित किया गया है, और जेठानी और देवरानी के बीच में किस प्रकार से द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है, उसका भी मूल्यांकन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस उपन्यास में यथार्थ और आदर्श का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। एक आदर्श मित्र के रूप में यहाँ पर दिवाकर की भूमिका बड़ी प्रभावशाली है, और यथार्थ के रूप में
उसकी जो गरीबी है, यानी आज मध्यवर्गीय परिवार या निचले स्तर का निम्न मध्यवर्गीय परिवार का जीवन कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, उसको भी उल्लेखित लेखक ने किया है। और साथ साथ नई व्यवस्था की ओर, पाश्चात्यवादी जीवन दर्शन की ओर, यानी जो इसका महत्वपूर्ण एक पात्र है इसमें, वह सीरीज़ वह भी बहुत कुछ समझाता है। किस प्रकार से हमें बहुत कुछ संघर्ष करने के बाद, यानी नई अगर विचारधारणा की तरफ उन्मुख होना पड़े तो उसके लिए आगे आ जाना चाहिए। अगर संयुक्त परिवार को जब बोझ बन जाए तो तोड़ देने में भी कोई यहाँ पर मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसके साथ साथ दहेज प्रथा की समस्या को, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को भी लेखक ने मार्मिकता के साथ उल्लेख किया है। अब मैं नेक्स्ट जो इस उपन्यास में एक और नाटक भी है, क्योंकि 4 किताबें हैं। जो बच्चे साराकाश पढ़ते हैं, साराकाश तो मैंने शॉर्टकट में दे दिया हूँ, और उसके बाद में और भी जो प्रश्न चाहिए तो उद्देश्य बैच से वहाँ जुड़े रहें आप लोग, वहाँ सारे नोट्स आपको मिल जाएगा। अब मैं आषाढ़ का एक दिन पर अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ। मोहन राकेश की बहुत महत्वपूर्ण रचना आषाढ़ का एक दिन है। ध्यान दो, इसमें कालिदास महत्वपूर्ण पात्र हैं। मल्लिका इस नाटक की नायिका है और प्रेमिका भी है। प्रियंग मंजरी राजकन्या और कालिदास की पत्नी है। विलोम मल्लिका का प्रेमी तथा इस उपन्यास में खलनायक भी है। ये संजोग देखो, कितना जबरदस्त संजोग माना जाएगा कि विलोम का पूरा जीवन ही नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत है, और यह मल्लिका जैसी एक आदर्श नायिका का प्रेम, यानी ध्यान देने की बात है, विलोम मल्लिका का प्रेमी कहना उचित नहीं है, बल्कि पति कहना उचित है। ध्यान दो, मल्लिका को प्रेम करने वाला है, लेकिन मल्लिका उसको उतना प्रेम नहीं करती है, इसलिए उसका भूमिका थोड़ा खलनायक के रूप में यहाँ दिखलाया गया है। निक्षेप ग्रामवासी और अंबिका मल्लिका की माता जी हैं। दंतुल राजपुरुष हैं। अनुस्वार और नासिक राजकीय सेवक हैं। अब ध्यान दें, नाटक का परिचय। मोहन राकेश का एक महत्वपूर्ण नाटक है। कथा जो है यहाँ पर प्रभावशाली है, और इसके बाद में ये भौतिकवादी दर्शन, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के मूल द्वंद्व को भी सफलतापूर्वक चित्रित करता है कि जीवन में कितना संघर्ष होता है, विशेष रूप से आदर्श प्रेम का पालन करने में, चाहे वो नायिका हो चाहे नायक हो। किस प्रकार से एक आदर्श नायिका, यानी इसमें बताने का प्रयास किया गया है, प्रेम कभी उसमें काम नहीं होना चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए। प्रेम वासना और काम से रहित होना चाहिए, स्वार्थ की भावनाओं से रहित होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का सुंदर मूल्यांकन हमारे लेखक नाटककार मोहन राकेश जी ने प्रतिभा, यानी उसको महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। आगे ध्यान दें, उस उपन्यास के सारांश के रूप में अगर हम देखें, उज्जैनी जाकर कालिदास अपनी धाक जमा लेते हैं। वहाँ की राजकुमारी प्रियंग मंजरी से विवाह कर लेते हैं। गांव में मल्लिका दुखी और अकेली रह गई है। प्रियंग मंजरी सेवकों के दल के साथ मल्लिका से मिलने आती है। वह सहायता का प्रस्ताव रखती है, लेकिन आदर्श प्रेमिका स्वाभिमानी मल्लिका इनकार कर देती है। मल्लिका की विलोम से शादी तो हो जाती है, और एक बच्ची भी पैदा हो जाती है, लेकिन आज भी प्रेम जो है कहीं न कहीं उसके हृदय के कोने में कालिदास के प्रति अपार प्रेम है। कालिदास सब कुछ त्याग मल्लिका के पास आता है, लेकिन मल्लिका की बेटी के बारे में जानकर थोड़ी निराशा अवश्य होती है और वो बाहर चला जाता है। यहीं पर नाटक की पटकथा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अब मैं शॉर्टकट में बहुत कम शब्दों में इसके उद्देश्य की समीक्षा कर दूं। ध्यान दें, जीवन दर्शन को स्पष्ट करना तथा यह बताना कि मनुष्य का जीवन केवल भावना से नहीं चल सकता, वरन भौतिक आवश्यकताओं को यथार्थ के धरातल पर उतरकर ही पूर्ण किया जा सकता है। इस तरह से इसमें इस जो नाटक है, यह नाटक जीवन में बहुत कुछ कहता है कि एक नायिका के जीवन में कितने संघर्ष को, यानी प्रेम का जो कल्पना होता है, प्रेम के जो स्वर्णिम भावनाएं होती हैं, किस तरीके से
पल्लवित और पुष्पित हो जाती है, लेकिन भौतिक साधनों के अभाव में वही पल्लवित लताएं, प्रेम की कल्पनाएं मुरझा भी जाती हैं। इसका सुंदर मूल्यांकन मोहन राकेश जी ने बड़े मार्मिकता के साथ यथार्थ जीवन के साथ उल्लेखित करने का प्रयास किया है। अब ध्यान दें, इस प्रकार से एकमात्र ऐसा वीडियो आप लोगों को मिला कि जिसमें पूरा यानी आईएससी में बेड़ा पार कराने वाला है आप लोगों के लिए, और आप लोग इस आईएससी रूपी जो भव सागर है उसको आराम से पार कर सकते हो। और मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में सदैव सदैव के लिए बनी रहेगी, और आप लोग पूरा का पूरा रसास्वादन लें और अपने इष्ट मित्रों में इसका प्रचार प्रसार अवश्य करें, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स पाएं और आपके साथी जो मित्र हैं अवश्य वे भी अच्छे मार्क्स की परिकल्पना को पूर्ण करें। धन्यवाद।